हेलो सो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जोग्रा की जो जीएस वाली बुक है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं हम। और इसमें हमने 2 लेक्चर उसके कवर कर लिए हैं। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इसमें हम हिमाचल प्रदेश का इतिहास देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। और ये बुक आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जो हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर एचपीजीके का सेक्शन पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही। चाहे आपका पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर एचपीजीके का सेक्शन पूछा जाता है, या जैसे एचएस हो गया, अलाइड हो गया, तो उनमें पूछा जाता है एचपीजीके का सेक्शन ज़्यादा। तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल बुक है और इसको हम लाइन बाय लाइन रीड कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जो इसके एमसीक्यू है उनको भी हम कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसके चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो ये 4th एडिशन है इस बुक का, तो इसको हम कवर कर रहे हैं और इसमें हर एक एडिशन आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। हिमाचल प्रदेश का इतिहास हम देखेंगे, तो शुरू करते हैं। इतिहास के स्रोतों की बात करेंगे हम। तो इतिहास के स्रोत कौन से हैं? विश्वसनीय तथ्य और प्रमाणों की कमी के कारण हिमाचल प्रदेश का प्रारंभिक इतिहास के कुछ हिस्से अस्पष्ट है। हिमाचल प्रदेश का इतिहास अभी तक पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश के बारे में हमारे पास जो भी स्रोत और सामग्री है उसे 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले पुरातात्विक स्रोत प्राचीन लोगों की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक क्रियाकलापों से अवगत करवाता है। सिक्के की बात करेंगे सबसे पहले। राज्य संग्रहालय शिमला, भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में त्रिगत, कुल्लू, उधमपुर और कुलिंद के सिक्के रखे गए। तो ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर त्रिगत में कुल्लू, उधमपुर और आदुम्बर, कुलिंद के सिक्के रखे गए। भूरी सिंह संग्रहालय में मूल 87 पंचमार्क आहत सिक्कों में से 25 सिक्कों को प्रदर्शनी के लिए रखा गया। हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय में 12 सिक्के रखे गए जिन्हें अर्की में खोजा गया था। ये भी आपने ध्यान में रखना है, पूछा जा चुका है एचएस के एग्जाम में। ठीक है, कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी में 31 सिक्के खुदाई में मिले। ये भी आपने ध्यान में रखना है। हमीरपुर के टपामेवा गांव में अपोलोडोटस इंडो ग्रीक राजा के 21 सिक्के की खोज की गई है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। चंबा जिले के लचोड़ी और रसोल गांव में इंडो ग्रीक सिक्कों की खोज की गई है, जो चंबा और हमीरपुर पर ग्रीक बैक्टीरियन आक्रमण के प्रभाव को दर्शाते हैं। तो ये लाइन एज इट इज पूछी जा चुकी है आपके एचएस के एग्जाम में। कालका कसौली सड़क पर क्षेत्र में कुषाण के सिक्के पाए गए। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। कालका कसौली सड़क क्षेत्र में तो कुषाण के सिक्के पाए गए थे। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है शिलालेख। सम्राट अशोक के कालसी के शिलालेख कांगड़ा के पठियारा और खनियारा, ये पूछा जा चुका है। मंडी में सलूणू, बैजनाथ में शिलालेख और हाटकोटी के सोनपुर पहाड़ी गुफा शिलालेख हिमाचल के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। निर्मंड में 7वीं शताब्दी के ताम्रपत्र और शारदा और टांकरी में शारदा टांकरी में चंबा और कुल्लू के राजाओं के अभिलेख हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में जानकारी देते हैं। ये भी आपने ध्यान में रखना है। स्मारक और चित्रकारी की बात करेंगे तो कुमार स्वामिनी ने अपनी पुस्तक भारत का इतिहास में पंजाब हिमालय में मंदिरों और चित्रों की एक श्रृंखला का उल्लेख किया है, जिसमें मसरूर रॉक कट मंदिर 8वीं शताब्दी की शुरुआत, बजरौरा मंदिर 9वीं शताब्दी और कांगड़ा चित्रकला शामिल है। ये आपने ध्यान में रखना है। किले, मठ और मंदिर भी राज्य के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। तो किले, मठ, मंदिर भी राज्य के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। साहित्यिक स्रोतों की बात करेंगे तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले ऋग्वेद की बात करेंगे। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। तो ये डायरेक्ट पूछी जा चुकी है लाइन। 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास हिमालय की तलहटी में निवास करने वाली जनजातियों के बारे में उल्लेख मिलता है ऋग्वेद। अन्य महत्वपूर्ण स्रोत महाभारत, रामायण, पाणिनि की अष्टाध्यायी, कल्हण की राजतरंगिणी और कालिदास के रघुवंशम में हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अन्य साहित्य स्रोतों की बात करेंगे तो
फारसी की बात की तो फारसी साहित्य जो शिवालिक पहाड़ियों में तुर्की के प्रवेश के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसमें फरिश्ता की तारीख ए फरिश्ता, तुजिक ए जहांगीरी और तारीख ए फिरोज शाही शामिल है। ये भी आपने ध्यान में रखना, पूछी जाती है बुक्स। सिख की बात करेंगे तो गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु गोविंद सिंह का विचित्र नाटक और सिख गुरुओं की जन्म सखी जीवनी जैसे लेख हो गए हिमालयी राज्य में सिखों के प्रवेश के बारे में अवगत करवाते हैं। यात्रा वृत्तांत की बात की, ह्यून सांग की बात करेंगे 630 एडी से 648 ईस्वी एडी तक रहा। विलियम फिंच, थॉमस कॉरियाट फॉरेस्टर 1783, मूरक्राफ्ट 1820 से 22, मेजर आर्चर 1829 में, वेरन चार्ल्स ह्यूगल 1835 से 39 जैसे विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो ये दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 या 3 बार इस लाइन से क्वेश्चन बन चुके हैं। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछता है और ये भी पूछता है कि इनमें से कौन कौन से यात्री आए थे। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है यहाँ से। ठीक है, डब्ल्यू मूरक्राफ्ट ने वंशावली को ध्यान आकर्षित किया, और लेकिन ए कनिंघम ही थे जिन्होंने पंजाब हिल स्टेट के अपने वितरण में कांगड़ा के इतिहास का विस्तृत विवरण किया। तो ये भी पूछा जा चुका है। APF हार्डकोट ने अपनी पुस्तक द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू, लाहौल और स्पीति में कुल्लू और लाहौल स्पीति के इतिहास का संक्षिप्त वर्णन किया है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना, ये पुस्तक पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का प्रागैतिहासिक इतिहास की बात कर लेते हैं। मानव विज्ञानी और पुरातत्वविदों द्वारा कांगड़ा की बाणगंगा, ब्यास घाटी, नालागढ़ बिलासपुर की सिरसा सतलुज घाटी और सिरमौर की मारकंडा घाटी में पत्थर के औजारों की खोज की है, जो कि इस क्षेत्र में प्रागैतिहासिक मनुष्य के अस्तित्व के सबूत प्रदान करती है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। प्राचीन मानव उपस्थिति के प्रमाण हमें बड़े पत्थर के औजारों, कंकड़ और हाथ कुल्हाड़ियां आदि से मिलते हैं, जो व्यास घाटी में गुलेर, देहरा, ढलियारा और कांगड़ा जैसे स्थानों पर तलहटी में पत्थर और रेत में धंसे मिलते हैं। बिलासपुर, नालागढ़ की सिरसा सतलुज घाटी और सिरमौर में मारकंडा घाटी के सुकेती क्षेत्र में इस प्रकार के औजार पाए गए। इन उपकरणों को तैयार करने के लिए आमतौर पर क्वार्टरजाइट वाली चट्टान का प्रयोग किया जाता था। भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में पाए जाने वाले समान औजारों के साथ लॉजिकल तुलना के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि मारकंडा और सिरसा सतलुज घाटी के औजार अन्य के अलावा कम से कम 40,000 साल पुराने हैं। हिमाचल प्रदेश का प्रागैतिहासिक इतिहास भारतीय मैदानों और मध्य एशिया से मानव प्रवास की कहानी है, जिसे अक्सर सभ्यताओं का उद्गम स्थल, राष्ट्रों का गर्व माना जाता है। राज्य की तलहटी में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहते थे, जो 2250 से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच में फला फूला था। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। निचले शिवालिक क्षेत्र में हमें सोहन घाटी संस्कृति का विवरण मिलता है, जो कि प्रागैतिहासिक संस्कृति के मेल खाती। प्रागैतिहासिक काल में सिंधु घाटी के बाहर गंगा के मैदानों में प्रोटो ऑस्ट्राइड और मुंडा भाषी कोलारियन लोगों का निवास था। जब सिंधु घाटी के लोग इस क्षेत्र में फैल गए तो उन्होंने कोल लोगों को यहाँ से खदेड़ दिया, जो कि उत्तर की ओर चले गए और हिमाचल घाटी में प्रवेश कर गए। तो वैदिक काल में उन्हें दास, दस्यु और निषाद कहा गया। तो वैदिक काल में इन्हें कहा गया कि दास, दस्यु और निषाद कहा जाता था। चामुरी, धुनी, पिपरू, सुसान इसके शक्तिशाली राजा थे। तो ये भी पूछा जाता है कि इनके शक्तिशाली राजा कौन कौन थे। चामुरी, धुनी, पिपरू, सुसान इनके शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने आर्य का कड़ा विरोध किया था। और वैदिक साहित्य में इनका उल्लेख किन्नरों, नागों और यक्षों के रूप में किया गया था। कोल, जिन्हें मुंडा के रूप में जाना जाता है, तो ये एज इट इज लाइन पूछी जा चुकी है आपके HS के एग्जाम में। शायद हिमाचल प्रदेश के सबसे मूल निवासी थे। वर्तमान अब ये पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के सबसे मूल निवासी कौन थे, तो कोल, जिन्हें मुंडा कहते थे। तो ये PGT के एग्जाम में भी क्वेश्चन बना है यहाँ से। वर्तमान में कोल झारखंड और छोटा नागपुर क्षेत्र में रहते। तो वर्तमान में यदि पूछा जाए तो कोल झारखंड और छोटा नागपुर क्षेत्र में रहते हैं। ऋग्वेद के अनुसार
उनके शक्तिशाली राजा सांबर थे, जिनके पास ब्यास से यमुना नदी के बीच 99 मजबूत किले थे 99 मजबूत किले थे। यह जनजाति सुमेरियन अफ्रीकी मूल की बताई जाती है। तो ये कहाँ की सुमेरियन मूल की बताई जाती है। मंगोलियाई, जिन्हें भोट और किरातों के रूप में जाना जाता है, जो मंगोलियाई थे उन्हें भोट और किरातों के रूप में जाना जाता है। ये 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में उप हिमालय क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया, जिसे पांगी, लाहौल स्पीति और किन्नौर जैसे क्षेत्रों में शामिल थे। इन्होंने लामावादी बौद्ध धर्म का पालन किया और उनकी भाषा तिब्बती वर्मन थी। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ऐसा माना जाता है कि प्रागैतिहासिक काल में आर्य पशुधन के लिए नई भूमि और चरागाहों की तलाश के कारण अपना मूल निवास स्थान छोड़कर इन क्षेत्रों में आ गए थे। अब आर्यों का आगमन देख लेते हैं। आर्य की बात की जाए तो आर्य जब मध्य एशिया से बाहर निकले तो वह लगभग तीन अलग अलग शाखाओं में विभाजित हुए। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर ये बनता है कि आर्य कहाँ से आए थे। तो मध्य एशिया से आए थे, तो ये पूछा जा चुका है। और अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। इनमें से एक शाखा ने पश्चिम की ओर यात्रा की और अंततः स्पेन तक पश्चिमी यूरोप तक पहुंच गई। खस की बात करेंगे। खस क्षेत्रीय शाखा थी एक। तो आर्यों की दूसरी टुकड़ी दक्षिणी पूर्व की ओर निकली। तो पहली टुकड़ी कहाँ को निकली थी, पश्चिमी की ओर निकली थी। तो ये देखो स्टेटमेंट यहाँ से बनाई जाती है। दूसरी टुकड़ी निकली दक्षिणी पूर्व की ओर निकली, ठीक है। और पामीर पर्वतमाला को पार कर कश्मीर में प्रवेश किया। यहाँ से धीरे धीरे हिमालय की केंद्रीय पट्टी में आगे बढ़े और यहाँ के निवासियों पर विजय प्राप्त की और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, कुमायूं, नेपाल की पहाड़ियों और घाटियों में उपनिवेश स्थापित किया। इस टुकड़ी को खस या क्षत्रिय नाम से जाना जाता है। जो दूसरी टुकड़ी थी इसे खस और क्षत्रिय के नाम से जाना जाता था। यह लोग युद्ध में निपुण थे। अब ये पूछा जाता है कि आर्य की कौन सी ऐसा शाखा थी जो युद्ध में निपुण थी, तो वो खस या क्षत्रिय थी, ये पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब पूर्णतः यहाँ बस गए तब इन्होंने खुद को परिवार और गांव में संगठित किया और उनके मुखिया को मावी और मावणा कहा जाता था। तो ये पीजीटी के एग्जाम में ये स्टेटमेंट पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो उनके मुखिया को मावी और मावणा कहा जाता था। समय के साथ मावणा ने खुद को जनजातीय गणतंत्र में विकसित किया। तो ये भी पूछा जा चुका है। तो इन्होंने जनजातीय गणतंत्र में विकसित किया और जिन्हें जनपद कहा जाता था। वे संस्कृत से मिलती जुलती एक भाषा बोलते थे, जिसे अब पहाड़ी भाषा के नाम से जाना जाता है। भारतीय आर्य शाखा की बात करेंगे तो आर्य की तीसरी टुकड़ी, जिसे भारतीय आर्य के नाम से जाना जाता है, तो ये थी भारतीय आर्य शाखा तीसरी टुकड़ी। ये मध्य एशिया को छोड़कर दक्षिण की तरफ रुख किया इन्होंने और इन्होंने ईरान को पार कर हिंद कुश होकर स्वात घाटी, सिंधु घाटी में प्रवेश किया और इन्होंने सिंधु घाटी को सप्त सिंधु अथवा 7 नदियों की भूमि का नाम दिया। उन्होंने विकसित नगरों में रहने वाले सभ्य लोगों को भी पीछे छोड़ दिया। अब इन्होंने पंजाब को पार करके हिमालय में प्रवेश किया। वनवासी, जिन्हें आर्य दस्यु बुलाते थे, उन्होंने सांबर के नेतृत्व में बहुत प्रतिरोध प्रदर्शित किया। दिवोदास आर्य का राजा था जिसने 40 साल तक सांबर के साथ युद्ध किया और सांबर ने 99 किले तबाह किए तथा जीत हासिल की और यहाँ बसने लगे। इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ये भी पूछा जाता है। हिमाचल के प्रारंभिक लोग आदि मानव हिमाचल की तलहटी में रहते थे, जिन्होंने निम्नलिखित मुख्य क्षेत्र थे। कांगड़ा की बाणगंगा ब्यास घाटी में, जैसे कि गुलेर, देहरा, ढलियारा, सोहन जैसी संस्कृति। नालागढ़ और बिलासपुर की सिरसा सतलुज घाटी, सिरमौर की मारकंडा और तौंस घाटी, कांगड़ा का रहौर गांव और प्लिस्टोसीन हिम युग में पाए जाने वाले बर्तन, पेन और पत्थर के उपकरण मिले। अब हम वैदिक काल की बात करेंगे। वैदिक काल में आर्यों के शक्तिशाली राजा ययाति ने सरस्वती नदी के किनारे अपने राज्य की नींव रखी। इसके बाद उसका पुत्र पुरु इस राज्य का शासक बना।
10 राग युद्ध। ऋग्वेद के अनुसार दिवोदास के पुत्र सुदास का युद्ध 10 आर्य और अनार्य राजाओं के बीच हुआ था। सुदास की सेना का नेतृत्व सेनापति गुरु वशिष्ठ ने किया, जबकि अन्य राजाओं का गुरु विश्वामित्र ने। इस युद्ध में 10 राजा पुरु राज्य पराजित हो गए और सुदास ऋग्वैदिक काल का सबसे शक्तिशाली राजा बना। यह युद्ध रावी नदी के किनारे हुआ था। वैदिक काल के अंत के वर्षों में हिमाचल में साधु संतों का आगमन हुआ और सिरमौर की रेणुका झील का संबंध जमदागिन ऋषि और परशुराम से है। मणिकर्ण कुल्लू में विशिष्ट कुंड का संबंध ऋषि वशिष्ठ से है। बिलासपुर की व्यास गुफा व्यास ऋषि से संबंधित है। शिमला के जुब्बल क्षेत्र का हाटकोटी मंदिर पांडवों से संबंधित है। मंडी का संबंध मांडवा ऋषि से है। तो ये वैदिक काल हमने देख लिया। अब महाभारत काल और हिमाचल की बात करेंगे। इस काल में हिमाचल प्रदेश कई छोटे जनजातीय गणराज्यों में विभाजित हो गया। ऋग्वेद काल में हिमाचल को हिमवंत कहा गया और महाभारत में पांडवों ने अज्ञातवास का समय हिमाचल की ऊपरी पहाड़ियों में व्यतीत किया। भीम ने कुल्लू में हिडिंब राक्षस को मारकर उसकी बहन हिडिंबा से विवाह किया। कुल्लू में आज भी माता हिडिंबा का पैगोडा शैली का भव्य मंदिर है। तो ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है, कुल्लू में हिडिंबो और भीम की विवाह गाथा आज भी लोगों द्वारा गाई जाती है। इनका पुत्र घटोत्कच था, जिसने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया और वीर गति को प्राप्त हुआ। हिमाचल के प्राचीन जनपदों की बात करेंगे। जनजातीय गणराज्यों को जनपद के रूप में जाना जाता है, जो एक राज्य और सांस्कृतिक इकाई के रूप में आपस में संगठित है। कात्यायन ने 2 प्रकार के जनपदों का उल्लेख किया है, राजशाही और गणराज्य। कात्यायन ने किया है 2 प्रकार के जनपदों का उल्लेख। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय गणराज्यों को संघ जनपद कहा जाता है। पाणिनीय के अनुसार इन संघों को आयुधजीवी संघ के रूप में जाना जाता था और आयुधजीवी का अर्थ जो शस्त्रों से अपनी जीविका अर्जित करते थे। कौटिल्य के अनुसार उन्हें शस्त्रोपजीवी के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है शस्त्र के पेशे से जीवन यापन करने वाला। पाणिनि और महाभारत द्वारा वर्णित जनपद औदुंबर, त्रिगर्त, कुलुत और कुलीन थे। पाणिनि के महाभारत द्वारा वर्णित जनपद कौन थे? औदुंबर, त्रिगर्त, कुलुत और कुलीन थे। त्रिगर्त की बात करेंगे। त्रिगर्त का संस्कृत साहित्य में विशेष रूप से महाभारत में बार बार उल्लेख मिलता है। त्रिगर्त की स्थापना 8वीं-9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व सुशर्मा चंद के द्वारा की गई थी, जिन्होंने महाभारत युद्ध में कौरवों की सहायता की थी, जहां उन्होंने मत्स्य के राजा विराट पर हमला किया था। त्रिगर्त और मत्स्य पड़ोसी राज्य थे। माना जाता था कि सुशर्मा चंद के परिवार का वास्तविक स्थान मुल्तान, पाकिस्तान बताया जाता है। वह मुल्तान से अपनी भूमि छोड़ देते हैं और सुशर्मा चंद के नेतृत्व जालंधर क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाते हैं। वहां उन्होंने नगरकोट के किले का निर्माण किया था। संपूर्ण राज्य को कभी त्रिगर्त कभी जालंधर कहा जाता है। त्रिगर्त पहाड़ी तथा जालंधर मैदानी क्षेत्रों को कहा जाता है। तो ये वाली लाइन भी पूछी जा चुकी है किसी ना किसी एग्जाम में, है ना। तो जैन विद्वान हेमचंद ने जालंधरस त्रिगर्त सयथ का उल्लेख करते हैं, जिसका अर्थ है जालंधर यानी त्रिगर्त। त्रिगर्त हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीनतम जनपद है। तो ये भी पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में, जिसका उल्लेख महाभारत, बृहत संहिता, विष्णु पुराण, पाणिनि के साहित्यिक कृतियों में मिलता है। महाभारत और बृहत संहिता दोनों में त्रिगर्त का उल्लेख मिलता है, जिनका युद्ध से घनिष्ठ संबंध था। इस क्षेत्र में 3 नदियां बहती थी, रावी, ब्यास, सतलुज। ये शायद वाला क्वेश्चन शायद JOAIT का जो एग्जाम हुआ था HPPSC के द्वारा जो कंडक्ट करवाया था, उसमें ये शायद लाइन पूछी जा चुकी है, या अलाइड के एग्जाम में या किसी न किसी एग्जाम में ये पूछी जा चुकी है। ठीक है। त्रिगर्त का पहला ऐतिहासिक उल्लेख संस्कृत विद्वान पाणिनि के लेखन में पाया था। उन्होंने इसे 6 राज्यों का एक संघ कहा था, जिसे त्रिगर्त षट के रूप में जाना जाता था।
पाणिनि और कौशिकी के उल्लेख में त्रिगर्त का गठन 6 गणतंत्र राज्यों द्वारा एक संघ बनाने के लिए किया गया था, जो निम्नलिखित थे। एक था कौंडोपर्थ, दंडकी, जानकी, कौष्टकी, जलमणि, ब्रह्मगुप्त। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। त्रिगर्त के लोगों को पाणिनि द्वारा आयुधजीवी, जिनकी जीविका का साधन युद्ध, उसे कहते हैं आयुधजीवी, जिसका अर्थ है जो युद्ध के माध्यम से जीविका उपार्जन करते हैं, मतलब निर्वहन करते हैं, चलाते हैं। राजतरंगिणी में 5वीं शताब्दी के अंत में उल्लेख आता है कि त्रिगर्त 470 ईस्वी कश्मीर की श्रेष्ठ सेना के क्षेत्राधिकार में आ गया। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व त्रिगर्त राज्य स्वतंत्र हो गया था। इसके प्रमाण हमें एक सिक्के में मिलते हैं, जिसके एक तरफ ब्राह्मी लिपि में त्रिकटा जनपद लिखा था, दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि में लिखा था। यह सिक्के चौकोर आकार के थे। औदुंबर की बात कर लेते हैं। महाभारत के अनुसार औदुंबर ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे, जिन्हें कौशिकी गोत्र के संस्थापक माना जाता है, जो रावी और सतलुज के मध्य पूरे क्षेत्र में वास करते थे। उनके सिक्के ज्यादातर कांगड़ा के ज्वालामुखी, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर क्षेत्रों में पाए जाते। तो औदुंबरों के ज्यादातर सिक्के ज्वालामुखी, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर क्षेत्र में पाए जाते। 5वीं शताब्दी ईस्वी में चंद्र गोमिन एक बौद्ध विद्वान ने अपनी पुस्तक वृत्ति में औदुंबरों को साल्वों की एक शाखा के रूप में वर्णित किया है। साल्वों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है, जो 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में से ही अस्तित्व में थे। महान संस्कृत विद्वान पाणिनि ने अपने गणपाठ में जालंधर के लोगों के साथ औदुंबर का उल्लेख किया है। यह व्यापार के मुख्य रास्ते में बसे थे। औदुंबर, जो तक्षशिला से गंगा घाटी, नालंदा विश्वविद्यालय मगध और मगध से कश्मीर का मार्ग था। पठानकोट, कांगड़ा, नूरपुर और चंबा से जाने वाले व्यापारिक रास्ते का पड़ाव था। औदुंबर, इनके बहुत सारे सिक्के पठानकोट में मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि यह व्यापारिक रास्ते का पड़ाव था। ये सिक्के ब्राह्मी और खरोष्टी भाषा में अंकित है, जो कि तांबे और चांदी के बने थे। इनके सिक्के औदुंबरों के सिक्कों पर जनजाति के राजा के साथ एक अतिरिक्त शब्द महादेव लिखा मिलता है। औदुंबरों के सिक्कों में नंदी बैल और त्रिशूल की आकृति थी, जिससे इससे पता चलता है कि यह शैव मत के अनुयायी थे। तो औदुंबर क्या थे? शैव मत के अनुयायी थे। औदुंबर जनजाति के पास चुने हुए राजा वाली गणतंत्र प्रणाली थी। तो ये वाली स्टेटमेंट पूछी जा चुकी है, मोस्ट है, ठीक है। बौद्ध धर्म विनय पिटक में औदुंबरों की आर्थिक समृद्धि का पता चलता है। इनका मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन था। तो औदुंबरों का मुख्य व्यवसाय क्या था? भेड़ पालन। कुलूत की बात करेंगे। कुलूत का उल्लेख रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, बृहत संहिता, मार्कंडेय पुराण में मिलता है। कुलूत की स्थापना प्रयाग से आए राजा बिहंग मणिपाल ने की थी। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त ने कुलूत का उल्लेख हिमालय राज्य के साथ गठबंधन के रूप में किया है। बाणभट्ट की पुस्तक कादम्बरी में कुल्लू का अलग राजनीतिक रूप से उल्लेख मिलता है। इस संदर्भ में सबसे पुराना ऐतिहासिक अभिलेख कुल्लू घाटी में खोजे गए एक सिक्के पर मिली किंवदंती है। कुलूत से संबंधित इस तांबे के सिक्के पर राजन कुलूतस्य वीर्यस का उल्लेख है। इसका अर्थ है कि यह कुलूत वंश के राजा वीयस का था। प्राचीन लिपियों के आधार पर इसकी तिथि लगभग 100 ईस्वी की कहा जा सकती है। राजा वीर्यस की मुद्राओं पर संस्कृत भाषा की ब्राह्मी लिपि में लेख मिलता है। उसी में खरोष्टी में राणा शब्द का उल्लेख भी है। सिक्के के एक तरफ संस्कृत और दूसरी तरफ खरोष्टी और प्राकृतिक भाषा अंकित थी। इसकी प्राचीन राजधानी, कुलूत की प्राचीन राजधानी जगत सुख थी, काफी बार पूछा जा चुका है, जिसे नास्त के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी राजधानी ब्यास नदी पर नगर थी। इसका उल्लेख पाणिनि की कात्यादि गण में किया गया है। अब कुलिंद की बात कर लेते हैं। कुलिंद कौन थे? यमुना नदी का पौराणिक नाम कालिंदी है। इसके साथ पड़ने वाले क्षेत्र को कुलिंद कहा जाता था। कुलिंद का उल्लेख महाभारत, विष्णु पुराण, वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने कुलिंदों पर विजय प्राप्त की थी। महाभारत के अन्य एक भाग में कुलिंद को मेरु और मंदार पर्वत के मध्य रहने वाली जाति कहा जाता है, जो कि
लाज नदी के नजदीक है और वहाँ के पर बांस के जंगल पाए जाते हैं। पाणिनि में गणपथ में कुलना का उल्लेख किया है, जिसे बाद में कुलिंद के रूप में जाना जाता है। टॉलेमी ने 140 ईस्वी के आसपास अपनी पुस्तक जियोग्राफिका में कुलिंदाओं यूनानी कुलिंद्रियों का उल्लेख किया है। मिहिर की बृहत संहिता 500 ईस्वी में कुलिंदों को कुलुतों और सरहिंदों से जोड़ा है। उपयुक्त जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट है कि कुलिंद लोग ब्यास, सतलुज और यमुना नदी के बीच रहने वाले पर्वतीय लोग थे, जिन्हें हम कनैत के रूप में जान सकते हैं और जो वर्तमान में शिमला और सिरमौर क्षेत्र में एक बड़ी आबादी है। साथ में मैदानी इलाकों में अंबाला और सरहानपुर के बीच भी रहते थे। कुलिंद सिक्के अंबाला और सरहानपुर के बीच के क्षेत्र में पाए गए, जो मैदानी इलाकों और शिवालिक पहाड़ियां दोनों में फैले हुए थे। कुलिंद जनपद में गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी, तो ये एज इट इज लाइन पूछी जा चुकी है। तो कुलिंद जनपद में किस तरह की प्रणाली थी? गणतंत्रीय शासन प्रणाली, जिसे एक केंद्रीय सभा की व्यवस्था थी। ये भी पूछी जा चुकी है लाइन। इस केंद्रीय सभा के सदस्य ने राजा की उपाधि धारण की थी। कौटिल्य ने ऐसे गणराज्यों के एक वर्ग को राज शब्द उपजीवी विनाती कहा है। राज शब्दोपजीवन संघ से तात्पर्य ऐसे गणराज्य से है जो राजन की उपाधि का मान्यता देता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि कुलिंदों के बीच ही ऐसा ही संविधान था। 3री शताब्दी में शक लोगों के आने के साथ ही कुलिंद लोगों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी और कुषाण साम्राज्य के पतन के साथ दोबारा अस्तित्व में आए। जब उन्होंने कुषाणों को पूर्वी पंजाब से अलग करने के लिए योद्धाओं से हाथ मिला लिया। इन्होंने तांबे और चांदी के सिक्के चलन में लाए। चांदी के सिक्के पर एक तरफ प्राकृतिक भाषा, दूसरी तरफ खरोष्टी, और तांबे के सिक्के ब्राह्मी में उत्कीर्ण थे। इन सिक्कों पर राजनाह कुनिंद यास अमोघ भूति महाराजस्य मुद्रित होता था, जिसका अर्थ था कि कुलिन जनजाति का प्रत्येक सदस्य राजा और मुखिया महाराजा कहलाता था। अन्य सिक्कों पर अमोघ भूति लिखा होता था, जो किसी व्यक्ति नहीं बल्कि एक आधिकारिक पद का नाम था। कुलीन सिक्कों को 2 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। एक पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत तक का, जिसमें अमोघ भूति का नाम है, जिसमें एक किंवदंती है जिसमें राजना कुनिंदास्य अमोघ भूति महाराजस्य लिखा हुआ था, और कुलिंदों के नाम के अलावा बौद्ध प्रतीकों की विशेषता है। अन्य सिक्के 2री शताब्दी ईस्वी के अंत में कुलिंद गणराज्य द्वारा जारी किए गए थे, जो कुषाणों के तांबे के सिक्कों से मिलते जुलते थे। इसके एक तरफ भगवान शिव की त्रिशूल धारण किए हुए आकृति और एक भागवत चतुर्वेद महात्मरी की कथा अंकित है। हिमाचल प्रदेश में प्रासंगिकता पानी की अन्य प्रमुख जनपद है योधेय। यह बिलासपुर और नालागढ़ क्षेत्र से संबंधित है, और उन्हें सतद्रुज्य गणराज्य कहा जाता है। उन्होंने कुलिंद के साथ मिलकर कुषाणों को हराया। हालांकि 4ठी शताब्दी ईस्वी में इन्हें गुप्त साम्राज्य द्वारा जीत लिया गया था। योधेय जनजातीय गणराज्य के तांबे के सिक्के पर योधेय गणस्य जयस्य, जिसका अर्थ है योधेय गणराज्य विजय हो, अंकित था। 3री और 4थी शताब्दी ईस्वी के दौरान हिमालयी गणराज्य का लुप्त होना शुरू हो गया। तो गुप्त काल तक एक गणतंत्रीय राज्य फलते फूलते रहे, जिसका उल्लेख हमें पाणिनि पुराणों, बौद्ध साहित्य, कौटिल्य, ग्रीक साहित्य और सिक्कों से पता चलता है। माना जाता है कि 5वीं शताब्दी में उनके विलुप्त होने का कारण गुप्त साम्राज्य की साम्राज्यवाद की नीति थी। 4ठी शताब्दी में समुद्रगुप्त ने सैन्य विजय के माध्यम से इन सभी जनपदों और संघों को अपने अधीन कर लिया था। नतीजन यह संघ इतिहास में हमेशा के लिए गायब हो गए थे। 327 ईस्वी पूर्व में मैसिडोनिया के सिकंदर अलेक्जेंडर ने अफगानिस्तान को पार कर
326 ईस्वी पूर्व व्यास नदी की ओर रुख किया। सिकंदर को पंजाब में कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। व्यास नदी में बाढ़ आ गई और उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, इसलिए वह व्यास नदी को पार नहीं कर पाए तथा मैसिडोनिया को वापस लौट गया। रास्ते में इराक की बाबिलोन में उसकी मृत्यु होगी और उसका मुखिया सेनापति कोई नोस था। मौर्य वंश और हिमाचल। सिकंदर के जाने के बाद 324 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठा और चाणक्य अर्थात कौटिल्य विष्णुगुप्त की मदद से हुआ मौर्य वंश का उदय। हिमाचल के प्रमुख प्रवर्तक और चंद्रगुप्त के बीच गठबंधन का उल्लेख संस्कृत और जैन दोनों ग्रंथों में मिलता है, जिसमें मुद्रा राक्षस और परिशिष्ट प्रवचन शामिल है। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के राज्यपाल सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया, जिसमें उसने हिमालय के राजा प्रवर्तक से मदद ली, जो रावी और यमुना के बीच के क्षेत्र का शासक था। मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त ने किरात और खसों को अपनी सेना में भर्ती किया। कुलिंद राज्य को मौर्य काल में सिरा मौर्य कहा गया क्योंकि कुलिंद राज्य मौर्य साम्राज्य की शीर्ष पर स्थित था। कालांतर में यह सिरमौर बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक ने हिमालय क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बढ़ाया। अशोक ने अपने पुत्र कुणाल को कश्मीर और लद्दाख का राज्यपाल बनाया। कुणाल इनका पुत्र था अशोक। तीसरी बौद्ध परिषद के समापन के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए मंजतिका और अशोक के पुत्र कुणाल को कश्मीर और गंधार भेजा गया। अशोक और उसकी पुत्री चारुमती को नेपाल भेजा गया और मझिमा को हिमालय क्षेत्र भेजा गया। महावंश में उल्लेख मिलता है कि मझिमा ने अन्य 4 भिक्षु कास्पगोता, दुंधी विसार, सहदेव और मुलंकदेव के साथ मिलकर 242 ईस्वी पूर्व में हिमालय के 5 जनपदों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। मूल रूप से कश्मीर और नेपाल के बीच में स्थित पहाड़ी क्षेत्रों को आज हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल और कुमाऊं के रूप में जाना जाता है। अशोक ने कई स्तूपों का भी निर्माण किया था। ऐसा एक स्तूप कुल्लू घाटी में मौजूद था, जिसका उल्लेख ह्यून सांग 630 से 44 ईस्वी में किया था। प्रदेश के मध्य में कुलूता अशोक द्वारा निर्मित एक स्तूप है। अशोक ने अनेक शिलालेख भी बनाए, जिसमें कालसी शिलालेख एक प्रमुख है, जो कि जौनसार बावर क्षेत्र में तौंस और यमुना के संगम पर स्थित है, जो पहले सिरमौर राज्य का हिस्सा था। मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग साम्राज्य आया। इस दौरान हिमालय के गणतांत्रिक क्षेत्र आजाद हो गए और उन्होंने अपने सिक्के चलाए। शुंग के बाद कुषाण आए। कुषाण वंश व हिमाचल। इस साम्राज्य का सबसे महान शासक कनिष्क था। कनिष्क के शासनकाल में पहाड़ी राज्यों ने समर्पण कर दिया और कनिष्क की अधीनता स्वीकार कर ली। इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए, जो कालका कसौली मार्ग पर स्थित मिले। दूसरी और तीसरी शताब्दी में कुषाणों की शक्ति कमजोर होने पर योधेय, अर्जुनायन, पंजाब और कुलिंदों ने मिलकर कुषाणों को सतलुज पार धकेल दिया। अपनी आजादी के प्रतीक के रूप में सिक्के चलाए। गुप्त काल और हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। श्री गुप्त के पोते चंद्रगुप्त ने 319 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। यह गुप्त साम्राज्य का पहला राजा था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि पाई थी। चौथी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और एक शक्ति के रूप में उभरे। इस साम्राज्य का महान राजा समुद्रगुप्त था, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इसे कविराज के नाम से जाना जाता था। समुद्रगुप्त को 340 ईस्वी में पर्वतीय जनपदों हिमालय के शासकों ने समुद्रगुप्त की सर्वोपरिता को बिना किसी युद्ध को स्वीकार कर लिया। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में भद्र, त्रिगत, औदुंबर, कुलुत और कार्तिकपुर
कार्तिपुर पर चंद्रगुप्त की विजय का उल्लेख है। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त सेकंड ने थे। विशाखदत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्त के भाग में रामगुप्त और उसकी पत्नी दुर्भा देवी और चंद्रगुप्त सेकंड की कथा है, जिसने अपनी भाभी को बचाने के लिए शक मंगोल राजा को मारा था। इन दोनों ने सम्राट की उपलब्धियों और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला है। इस पुस्तक और शिलालेख में कहीं भी औदुम्बरों का वर्णन नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि शायद औदुम्बरों का अंत चौथी शताब्दी में हो गया था। एक और गणराज्य जिसका नाम इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख में उपलब्ध नहीं है, कुलिंद था। चौथी शताब्दी में गुप्त शक्ति के उदय के दौरान कुलिंद रामगंगा घाटी में ब्रह्मपुत्रा और गोबीसाना जिसे कुमायूं की कत्यूर घाटी में काशीपुर और कार्तिपुर के आसपास के क्षेत्र में एक स्थल के रूप में जाना गया है। जैसे विभिन्न छोटे राज्यों में विभाजित थे, कार्तिपुर नाम इलाहाबाद शिलालेख में पाया गया है। नेक्स्ट है, कुलिंदों के पश्चिमी पड़ोसी कुलिद थे, जिसका ऊपरी ब्यास और सतलुज के क्षेत्रों पर अधिकार था। ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपरी क्षेत्र में बुसहर नामक एक नई शक्ति ईसाई युग की प्रारंभिक शताब्दियों में प्रमुखता से उभरी थी। इस समय सिरमौर और जौनसार बाबर क्षेत्र अस्तित्व में आ गया प्रतीत होता था। 1857 ईस्वी में पूर्व में जौनसार बाबर सिरमौर राज्य का भाग था। उत्तराखंड के लाखा मंडल मंदिर में छठी शताब्दी के 2 शिलालेख हैं। इन शिलालेखों के अनुसार इस राज्य को सिंहपुर कहा जाता था, जिसे सिरमौर से जोड़ा जा सकता है। त्रिगर्त के लोगों को विदेशी आक्रमणों और गुप्त वंश के दमन का सामना करना पड़ता। इस अवधि के दौरान इन्होंने पश्चिम और औदुंबर क्षेत्र, उत्तर में गविदिका भ्रमौर और पूर्व में सुक्षेत्र सतलुज पर अधिकार किया होगा। तीसरी और चौथी शताब्दी ईस्वी के दौरान औदुंबर और कुलिन जैसे जनपद पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। इसके स्थानों पर कुल्लू, चंबा, बुसहेर और सिरमौर नए राजवंश उभरे थे। हुण सन 521 ईस्वी के आसपास एशियाई जनजाति हुण गुर्जर जनजाति के साथ पंजाब में आए और तोरामन के नेतृत्व में यमुना घाटी की तरफ बढ़ी। तोरामन के बाद उसके पुत्र मिहिर गुल भारत का एटिला ने उसका अनुसरण किया और बहुत निर्दयी था। सन 528 उसे काहरू मुल्तान में मगध के नरसिंह बालिदित्य और मालवा के यशोवर्मन की संयुक्त सेना ने हराया और कश्मीर भागने पर मजबूर कर दिया। गुर्जर स्वयं को हूणों का वंशज मानते थे, तो ये लाइन भी पूछी जा चुकी है। हर्ष साम्राज्य और हिमाचल। गुप्त साम्राज्य के बाद हर्ष साम्राज्य के उदय से पहले कांगड़ा और कुल्लू के अलावा पूरा हिमाचल छोटी ठकुराइयों में बंट गया, जिस पर राजा और राणा ठाकुरों का शासन था। यह राणा और ठाकुर या तो स्वतंत्र शासक के रूप में या किसी सर्वशक्ति के अधीन सत्ता का प्रयोग करते थे। जिन क्षेत्रों पर इनका राज्य था उसे अब ठकुराई कहा जाता था, जबकि राणा के क्षेत्र को राहुण और ठाकुर को ठाकुराई कहा जाता था। यह राज्य आकार में छोटे थे तथा इनकी सीमाएं निरंतर बदलती रहती थी, क्योंकि यह शासक आपस में अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए लड़ते झगड़ते रहते थे। कांगड़ा और कुल्लू को छोड़कर पूरा क्षेत्र कई ठकुराइयों और राहुणों में विभाजित हो चुका था। अकेले चंबा क्षेत्र में 100 से अधिक छोटे सरदार थे। हर्ष ने सन 606 ईस्वी में ताज पहना, मतलब ये सिंहासन पर बैठा। इसके बाद केंद्रीय सत्ता पहले पाटलिपुत्र से थानेश्वर और फिर कन्नौज चली गई। ह्यून-सांग का यात्रा वृत्तांत की बात करें कि महान चीनी यात्री ह्यून-सांग हर्ष साम्राज्य के दौरान भारत आए और 14 साल तक 630 से 644 ईस्वी यही रहे। ह्यून-सांग ताशकंद और समरकंद से होते हुए उत्तरी मार्ग में से आए और 630 ईस्वी में गांधार राज्य पहुंचे। सन 635 ईस्वी में वह जालंधर आए और राजा अतितास उदिल्तो के पास 4 महीनों तक मेहमान रहे। जालंधर में 4 महीने बिताने के बाद ह्यून-सांग कुल्लू गए
उन्होंने बताया कि यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए कुछ ऊंचे पहाड़ी दर्रों और कुछ गहरी घाटियों से होते हुए खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए कई खाइयों को पार करते हुए लगभग 187 किलोमीटर की दूरी तय करके हम कुलुतो कुलुत देश में पहुंचे। यह लगभग 801 किलोमीटर की परिधि में है। तो यहाँ ऐसा लिखा है उसकी पुस्तक में, है ना। हर तरह पहाड़ों से घिरा हुआ था। यहाँ बौद्ध धर्म के लगभग 20 संग्राम और लगभग 1000 बौद्ध थे। ज्यादातर महायान का अध्ययन करते थे, कुछ अन्य विद्यालय जैसे निकायों के नियमों का पालन करते थे। यहाँ 15 प्रदह देव मंदिर थे जो विभिन्न संप्रदाय बिना किसी भेदभाव के उनमें निवास करते थे। यहाँ के उत्तर की ओर लगभग 15 हो सकता है शायद, यहाँ लगभग 480 किलोमीटर पहाड़ और पहाड़ घाटियों के साथ चलते हुए वह लो ऐसा उसकी पुस्तक में लिखा है। तो लाहौल बनाए, लाहौल देश पहुंचे। ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जाता था। अब यह घाटी से लगभग गायब हो चुका है। इसका एकमात्र प्रतीक सुल्तानपुर से कुछ किलोमीटर उत्तर में केलट से केलट में कपिल मुनि के मंदिर में अवलोकितेश्वर की पत्थर की मूर्ति बची है। इसकी आज भी पूजा की जाती है। ह्यूनसांग के लेख से यह भी पता चलता है कि इन राज्यों के मैदानी भागों के साथ व्यापारिक संबंध थे, जिसमें सोना, चांदी, तांबा और औषधीय पौधे का निर्यात किया जाता था। कश्मीर और कुलुत से भी औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां रोमन क्षेत्र में निर्यात किए जाते थे। ह्यूनसांग के अनुसार सुरुगान, गना, सिरमौर गढ़वाल पहाड़ियों में गिरी और गंगा नदी के बीच में फैला हुआ था। सिरमौरी ताल इसकी प्राचीन राजधानी थी। सॉरी, प्राचीन राजधानी थी जो बाद की 12वीं शताब्दी में बाढ़ से नष्ट हो गई थी। कुल्लू जिले में निर्मल प्लेट तांबे से बनी है, तो ये पूछा जा चुका है। और यहाँ 7वीं शताब्दी ईस्वी में संबंधित इस प्लेट में सामंत महाराजा बर्मासेन और उनके उत्तराधिकारी के नाम का उल्लेख। ऐसा प्रतीत होता है कि सेन राजवंश स्पीति से था। पहाड़ी राज्य और केंद्रीय सत्ता, ऐसे होने तो केंद्रीय सत्ता होना था। हर्षवर्धन की 647 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इस समय रियासतों में उथल पुथल जैसी स्थिति बन गई थी। इस अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर के राजा ललितादित्य और यशोवर्मन के बीच युद्ध का विवरण मिलता है, जिसमें यशोवर्मन को हराया गया था। इस अवधि के दौरान त्रिगर्त, ब्रह्मपुरा और अन्य पश्चिमी पहाड़ी यशोवर्मन के प्रभाव में आ गए। इसके अलावा जब कश्मीर के शंकरवर्मन 883 से 903 ने गुजरात को जीतने के लिए एक अभियान का नेतृत्व किया था, तो उसे त्रिगर्त के प्रमुख से विरोध का सामना करना पड़ा, जो संभवतः गुजरात का सहयोगी था। हालांकि कश्मीर सेना के आने पर त्रिगर्त के राजा पृथ्वी चंद्र भाग गया था और त्रिगर्त कश्मीर के अधीन हो गया, लेकिन यह कश्मीर नियंत्रण का दौर लंबे समय तक नहीं चला। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब प्रतिहार साम्राज्य का पतन हुआ, तो उनके सामंतों ने अपने बल से राज्यों को संगठित करने का भरसक प्रयास किया। परिणाम स्वरूप राजस्थान और गंगा यमुना दोआब में राजपूत राज्य का उदय हुआ। देश कई हिस्सों में बंट जाने के बाद केंद्रीय सत्ता काबिज करने के लिए संघर्ष चलता ही रहा। मैदानी इलाकों में राज्य को हासिल करने के लिए प्रतिद्वंद चलता रहा। मैदानी क्षेत्र में अपने अपने प्रतिद्वंदियों को जीतने में असमर्थ लोग ने अपना ध्यान उत्तर की ओर मोड़ लिया और मध्य और पश्चिमी हिमालय की घाटी में प्रवेश किया। इस घटना में पहाड़ी क्षेत्रों में शक्तिशाली रियासतों को जन्म दिया गया। हिमाचल प्रदेश में राज्य रियासतों का उदय।
अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में राज्यों रियासतों का उदय। अधिकांश पहाड़ी राज्य 11वीं शताब्दी से पहले स्थापित हुए थे। उस समय भारत पर मुस्लिम आक्रमण शुरू हो गया था। 8वीं शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी तक राजपूतों ने रावी और यमुना नदी के बीच स्थित बाहरी हिमालय पर्वतमाला में कई राज्यों की स्थापना की थी। कांगड़ा का पारंपरिक इतिहास इसे जालंधर त्रिगर्त के नाम से जाना जाता है। ईसाई युग से बहुत पूर्व ही की है। हालांकि मुस्लिम आक्रमणों की शुरुआत में मैदानी क्षेत्र खो गए थे और कांगड़ा में नगरकोटा राज्य की राजधानी बन गया। कांगड़ा से जसवान, गुलेर, सीबा, दत्तारपुर सहित कई शाखाएं उभरी। जसमा 1170 ईस्वी के आसपास कांगड़ा से अलग होकर पहला स्वतंत्र राज्य बना। दूसरी रियासत 1405 ईस्वी में गुलेर बनी। कांगड़ा के जिलावार इतिहास में इनका उल्लेख है। सीबा और दत्तारपुर दोनों रियासतें गुलेर से अलग होकर बनी। सीबा 15वीं शताब्दी के मध्य गुलेर के सत्तारूढ़ प्रमुख के छोटे भाई सीवा रामचंद द्वारा स्थापित की गई थी। दत्तारपुर की स्थापना 1550 ईस्वी दत्तारचंद ने की थी। कांगड़ा के पश्चिम में नूरपुर राज्य था, जिसकी स्थापना दिल्ली से आए हुए राजा जेठपाल नाम के एक तोमर राजपूत द्वारा की गई थी, जो 1000 ईस्वी के आसपास पठानकोट में बस गए थे। प्राचीन राजधानी पठानकोट में स्थित थी, जिसे मूल रूप से प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता था। कांगड़ा के पश्चिम में नूरपुर राज्य था, जिसकी स्थापना दिल्ली से आए हुए राजा जेठपाल नामक एक तोमर राजपूत द्वारा की गई और 1000 ईस्वी के आसपास पठानकोट में बस गए। प्राचीन राजधानी पठानकोट में स्थित थी, जिसे मूल रूप से प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता था। सुकेत और मंडी की परंपरा के अनुसार सुकेत राज्य के संस्थापक वीरसेन बंगाल के अंतिम हिंदू शासक और लखनौली के संस्थापक लक्ष्मण सेन के पोते और प्रपौत्र थे। जब बख्तियार खिलजी ने सन 1098 से 99 में इस क्षेत्र पर हमला किया तो लक्ष्मण सेन को उनके ज्योतिष ने सलाह दी थी कि वे तुर्क आक्रमणकारियों के खिलाफ सफल नहीं होंगे, तो वह राजधानी नदियों को छोड़कर ढाका की ओर चले गए और विक्रमपुर में बस गए। उनके बाद बेटे माधव सेन ने विक्रमपुर में गद्दी संभाली और बाद में जब सूरसेन शासक बने तो उनके पुत्र रूपसेन को राज्य से निकाल दिया गया और वह रोपड़ में बस गए। हालांकि वहां भी मुस्लिम शासकों ने उनका पीछा किया और सन 1210 ईस्वी में उनकी मृत्यु होगी। उनके तीनों बेटे पहाड़ों की ओर भाग गए। वीरसेन ने सुकेत की स्थापना की और गिरिसेन क्योंथल चले गए। हमीर सेन ने किश्तवाड़ राज्य की स्थापना की थी। मंडी राज्य सुकेत से अलग बना था। सन 1330 ईस्वी में सुकेत राज्य के 8वें शासक साहू ने उनके छोटे भाई बाहू सेन से विवाद हो गया और वह सुकेत छोड़कर कुल्लू मंगलौर चला गया। वीर सेन परिवार की विरासत 11वीं पीढ़ी तक वहां राज करती रही, जब तक कि कुल्लू के राजा और करचंद सेन के मध्य भयावह मुठभेड़ हुई, जिसमें कि करणचंद की मृत्यु हो गई और उसकी रानी मंडी सयोकोट में रहने लगी थी और उसने बाण के पेड़ के नीचे बाण सेन नामक पुत्र को जन्म दिया।
बाण का पेड़ था। चूंकि राणा सयोकोट से कि कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उसे अपनी बेटी के पुत्र बाणसेन को उत्तराधिकारी माना। नाना की मृत्यु के बाद बाणसेन सयोकोट का प्रमुख बन गया। बाणसेन ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और मंडी मतलब वर्तमान शहर से 6 किलोमीटर ऊपर स्थित बिहुली में एक नया निवास स्थापित किया। बाणसेन के पुत्र कल्याण सेन ने मंडी में ब्यास नदी के पार बटहोली को खरीदा और वहां एक महल बनाया, जिसके खंडहर अभी भी देखे जा सकते हैं। बाहुसेन के 19वें वंशज अजबर सेन ने 1527 ईस्वी में मंडी शहर की स्थापना की। 10वीं शताब्दी के आसपास जसपाल ने कांगड़ा और होशियारपुर की सीमा पर स्थित कुटलैहड़ की स्थापना की थी। राजा ने कुटलैहड़ को अपनी राजधानी बनाया। हालांकि परिवार के पूर्वज ब्राह्मण थे, लेकिन शाही अधिकार प्राप्त करने पर उन्हें राजपूत के रूप में मान्यता दी गई थी। बंगाल की स्थापना लगभग 1200 ईस्वी में एक ब्राह्मण ने की थी, जिसने शासक बनने पर राजपूत की उपाधि धारण की थी। माना जाता है कि शिमला की पहाड़ियों में भज्जी और कोटी के 2 छोटे राज्य की स्थापना जसपाल के वंशज ने की थी। बिलासपुर राज्य, जिसे कलहूर के नाम से जाना जाता है, निचली सतलुज घाटी में स्थित था। कलहूर की स्थापना से पहले एक क्षेत्र राणा ठाकुर नामक स्थानीय शासकों के अधीन था। बिलासपुर राज्य के संस्थापक बुंदेलखंड के चंदेरी से थे। एक कहानी के अनुसार सत्तारूढ़ राजकुमार हरचंद अपने 4 बेटों के साथ ज्वालामुखी की तीर्थ यात्रा पर निकले। अपनी यात्रा के दौरान वे झंडवाड़ी में आए, तो जब आए जो अब होशियारपुर जिले में है, उन्होंने उसे जीत लिया और वहां बसने का फैसला किया। इसके बाद वे ज्वालामुखी मंदिर में दर्शन करने के लिए रवाना हुए। चूंकि नादौन पास में था, इसलिए वे कांगड़ा के राजा से मिलने गए, जो उस समय वहां रह रहा था। दोनों राजाओं की सेना के मध्य एक खेल हुआ, जिसमें दक्षिणी सूरवीर विजयी हुए। राजाओं ने अगले दिन एक और प्रतियोगिता रखी, जिसमें 4 भाइयों ने सबसे छोटे भाई शिवरचंद ने भाग लिया और दुर्भाग्यवश उनकी जान चली गई। इस घटना को कांगड़ा के राजा की ओर से विश्वासघात के लिए जिम्मेवार ठहराया गया और इस कारण दोनों राजा में टकराव हुआ। हरिचंद और कांगड़ा के राजा दोनों मारे गए। इस घटना के बाद तीनों राजकुमार अलग अलग रास्ते पर चले गए और वहां उन्हें स्थानीय राजा ने गोद ले लिया। गंभीर चंद ने जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में चनहेनी पर कब्जा कर लिया। सबसे बड़ा भाई वीरचंद सतलुज घाटी चला गया, जहां उसने स्थानीय शासकों को हराया और नदी के किनारे पर अपना आधिपत्य स्थापित कर कलहूर नामक राज्य की स्थापना की। वीरचंद ने अपनी राजधानी के लिए एक स्थान चुना और 7 पर्वतमालाओं में से एक पर नैना देवी का मंदिर बनाया और नैना देवी धार पर एक कोट कलहूर नामक एक किला बनवाया। नैना देवी नामक शहर की स्थापना की, जो कि कलहूर की राजधानी बनी। कलहूर राज्य की स्थापना लगभग 900 ईस्वी में हुई थी। सतलुज और यमुना नदी के बीच स्थित भूमि का क्षेत्र कई बड़े और छोटे राज्यों में विभाजित था। इन राज्यों में से बुसैर और सिरमौर का सबसे बड़े क्षेत्र पर कब्जा था, जबकि शेष क्षेत्र छोटे राज्यों में विभाजित था, जिन्हें सामूहिक रूप से 12 ठकुराइयों और 18 ठकुराइयों के रूप में जाना जाता था। 12 ठकुराइयां इस प्रकार थी: क्योंथल, कुनिहार, महलोग, बेजा, बघाट, भज्जी, कोटी, भड़ौली, कुटहाड़, धामी, मंगल, भाल। ये रियासतें निचली शिमला पहाड़ी में स्थित थी। इनकी स्थापना का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। क्योंथल की स्थापना 1211 ईस्वी के आसपास गिरी सेन ने की, जो सुकेत राज्य के संस्थापक और वीर सेन के छोटे भाई थे। धामी की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के वंशज गोविंद पाल ने की थी। महलों की स्थापना हरिचंद ने की थी, जो कि अयोध्या से तीर्थ यात्रा कर आए थे। शुरुआत में वे वावन में बस गए और बाद में पट्टा को अपने राज्य की राजधानी बनाया। कुटहाड़ के संस्थापक सूरचंद थे, जो कि जम्मू की पहाड़ियों राजौरी में आए थे। कुनिहार के संस्थापक अभोज देव
भी जम्मू की पहाड़ियों से ही आए थे। 18 ठकुराइयाँ सतलुज, पब्बर और तौंस नदी की ऊपरी पहाड़ी घाटियों में स्थित थी, जिनके नाम निम्नलिखित हैं: जुब्बल, कोटखाई, कोटगढ़, रतेश, घुंड, मधान, राबिनगढ़, बलसन, ठियोग, कुमारसेन, खनहेटी, दरकोटी, थरोच, देलट, करांगला, दाड़ी, सांगरी, डोडरा कुआर और सारी। ये 18 ठकुराइयाँ थी। अब पश्चिमी हिमालय में सबसे पुराने पहाड़ी राज्यों में से एक बुसैर इन 18 ठकुराइयों के क्षेत्र से बाहर स्थित था, जिसका राज्य ऊपरी सतलुज घाटी पर था। बाद में उन्होंने राजधानी सरहान और 18वीं शताब्दी में रामपुर में स्थानांतरित कर दी। 12वीं शताब्दी से पहले जुब्बल शासकों के पूर्वज सिरमौर के शासक थे। वह चंद्रवंशी राजपूतों के राठौड़ वंशज थे। सिरमौर के राजा का सोनपुर में ग्रीष्मकालीन महल था, जो पब्बर नदी के दाहिने किनारे पर आधुनिक हाटकोटी है। सोनपुर में अपने 3 बेटों के साथ सुखमय का आनंद लेते हुए उन्हें राज्य के मामलों के लिए सिरमौर लौटना पड़ा। उस समय सिरमौर की राजधानी सिरमौरी ताल थी। दुर्भाग्यवश गिरी नदी में बाढ़ आ गई और क्या हो गया कि राजा अपने प्रमुख अधिकारियों समेत बाढ़ में बह गए और राजधानी भी बहकर समाप्त हो गई। इस दौरान जैसलमेर के एक राजकुमार बद्रीनाथ की तीर्थयात्रा पर गए थे। उन्होंने अपने बेटे शोभा रावल को खाली सिंहासन संभालने के लिए भेजा। रियासत के पुरोहितों ने शोभा रावल को गद्दी पर बैठाया, शुभांश प्रकाश की उपाधि धारण की। सिरमौर के राजा ने तीनों पुत्रों से गिरी और पब्बर नदी के मध्य 3 राज्यों की स्थापना की। जुब्बल की स्थापना करमचंद ने की, सारी की स्थापना मूलचंद ने और राबिनगढ़ की स्थापना दूनीचंद ने की। बलसन और रतेश भी प्राचीन सिरमौर के राठौड़ परिवार के वंशज थे। अलग सिंह राठौर ने बलसन रियासत की नींव रखी थी। रतेश की स्थापना करमचंद के भाई राय सिंह ने रखी थी। घुंड, मदान और ठियोग की स्थापना जयपुर से आए चंदेल राजपूत ने की थी। बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा पर निकला राजा को पहाड़ी क्षेत्र मोहित कर गया और गढ़वाल के राम सराय में बस गया। बाद में वह बिलासपुर चला गया और उसके 4 पुत्र हुए, जिनमें से प्रत्येक ने छोटी छोटी रियासतें स्थापित की थी। जज्जन सिंह ने घुंड की स्थापना की। जनजन सिंह ने घुंड की स्थापना की। दूसरे पुत्र ने मधान की स्थापना की। सबसे बड़े बेटे जयस चंद ने ठियोग राज्य की स्थापना की और सभी राज्य अब ऊपरी गिरी घाटी में शिमला जिले का हिस्सा है। परंपरा के अनुसार कुमारसेन, खनेटी, देलत, करांगला और कोटखाई कोटगढ़ राज्य की स्थापना भी एक ही परिवार के वंशजी ने की थी। 11वीं शताब्दी के आसपास किरत सिंह और उसके भाई महमूद गजनवी के डर के कारण गया से भाग निकले। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि किरत सिंह करांगला में और बाद के संस्करणों के अनुसार उन्हें देलट के भब्बू राय माबणा पर विजय प्राप्त की और कुमारसेन कोटगढ़ और खनेटी क्षेत्रों पर अधिकरण किया। किरत सिंह ने करांगला का क्षेत्र अपने भाई करतार सिंह को दे दिया। एक अन्य विवरण के अनुसार किरत सिंह का छोटा बेटा था, जिनका नाम उधम चंद था। भब्बू राय की मृत्यु भंबू राय की मृत्यु के पश्चात उगम चंद ने उसकी ठकुराई को संभाला। उगम चंद की मृत्यु के पश्चात संसार चंद को करांगला की ठकुराई मिली। सबीर चंद तथा जय सिंह खनेटी में आकर बस गए और तथा दोनों भाइयों ने मिलकर खनेटी, कोटखाई और कोटगढ़ राज्य पर राज करने लगे। एक विवरण के अनुसार देलथ राज्य की स्थापना पृथ्वी सिंह ने की थी, जो कुमारसेन के संस्थापक किरत सिंह का भाई था। दरकोटी की स्थापना दुर्गा सिंह ने की। जयपुर राजघराने के वंशज थे ये दुर्गा सिंह। थरोच के बारे में कहा जाता है कि उदयपुर के एक राजकुमार देवकर्ण पहाड़ियों पर आए और सिरमौर में बस गए। थरोच मूल रूप से सिरमौर का हिस्सा था और इसे देवकर्ण के वंशज किशन सिंह को उपहार के रूप में दिया गया था। दाडी थरोच की शाखा थी। सांगरी पहले
बुसरा राज्य के अधीन था, लेकिन 18वीं शताब्दी के प्रथम में कुल्लू के राजा मानसिंह ने इसे अपने अधीन कर लिया। उसके बाद इसे 18 ठाकुराइयों के सांगरी राज्य के रूप में जाना जाने लगा। और कैप्टन C.P. कैनेडी की 18वीं ठाकुराई की सूची में डोडरा क्वार का नाम शामिल है। यह क्षेत्र एक स्थानीय सरदार के अधिकार में था, जो कि बुसरा राज्य के अधीन था। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि कांगड़ा, कुल्लू, बुसरा और चंबा को छोड़कर अन्य सभी राज्य की स्थापना 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान मैदानों से आए साहसी राजपूत राजवंशों द्वारा की गई थी। अब यहाँ हिमाचल का प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही रहेगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आगे हम इसमें पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय भारत।